नमस्कार। तो बात उत्तर प्रदेश के राजनीति पर करेंगे आज। और राजनीति पर ये कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। और वो वीडियो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ की है। ब्रजेश पाठक ओम प्रकाश राजभर के बेटे, जी हाँ, ध्यान से समझिए, बेटे। लेकिन ये परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद होता है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कहने पर लड़ रहे हैं, बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे हैं। उनका प्रचार करने वहां गए हुए थे ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। और वो वहां पर प्रचार में जब अरविंद राजभर के गए तो उन्हें यह पता चला कि अरविंद राजभर को लेकर के उस कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में उनको लेकर के बहुत सारी नाराजगियां हैं। लोग बहुत नाराज हैं, लोग बहुत खफा हैं, उनसे वोट देना नहीं चाहते, उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक ने उस नाराजगी को दूर करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने अरविंद राजभर को बुलाया सामने। पहले कहा झुको, गर्दन झुकाओ, माफी मांगो। फिर लगा कि नहीं, इतने से ही माफ नहीं करेंगे, तो थोड़ा मंच ऊपर था, मंच पर चढ़ाया और घुटने पर बैठाया और फिर से कहा माफी मांगो, माफी मांगो, सर झुकाओ और माफी मांगो। यह सामने एक वीडियो बन गई। घुटने पर बैठकर बीजेपी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर से माफी मंगवाई। और माफी मांगने के बाद सामने से नारा गूंजा, बीजेपी का पॉलिटिकल नारा। तो आज इसका विश्लेषण जरा करते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज की एक ऐसी बीमारी है, बुराई है, जिसने हजारों साल से इस देश के वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम तबके को स्थायी तौर पर जातियों में बांट करके उन्हें सत्ता से, अधिकारों से वंचित कर दिया। तो इस देश के इतिहास में हजारों साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। और उस लड़ाई का केंद्रीय बिंदु क्या था? स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान, डिग्निटी। पूरी लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि जो तबके इस मुल्क को रहने लायक बनाए, जो तबके वो सारी चीजें ऐसा करने के लिए रहने लायक बनाए, हाथ से श्रम किया जिन्होंने, और श्रम करने के बाद वो मेहनत करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। लेकिन जब इस दुनिया में सत्ता आई, संसाधन बने, अब अवसर बंटे, नौकरी से लेकर के देश चलाने से लेकर के तमाम जगहों पर, तो उन्हें जाति व्यवस्था के नाम पर वंचित कर दिया गया। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया। और उनमें से फिर उन तबकों को जाति के नाम पर कहा कि अरे तुम कुम्हार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, नाई हो, मोची हो, निषाद हो, मल्लाह हो, राजभर हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, अहिर हो, तमाम जातियों का जो श्रम करके दुनिया को रहने लायक बनाई, ये सारी मेहनत कश जातियां थी। और इन मेहनत कश जातियों की मेहनत से जब दुनिया रहने लायक बनाई, तो जब नया भारत बनने लगा तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई कि हम आप बराबर के नागरिक हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। चाहे कबीर साहब हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के जब कबीर साहब आए तो तुम कद बाभन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद बूद, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। तो रविदास जी ने लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास, मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। गुरु घासीदास ने लिखा कि मनखे मनखे एक समाना, मनुष्य और मनुष्य बराबर होते हैं। जातियों में बांट करके किसी को बड़ा या छोटा नहीं बनाया जाना चाहिए। पूरी एक लड़ाई है।
महात्मा फूले ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया कि सबको बराबर का समाज बने, किसी को बड़ा छोटा अपमान की बात ना हो। और फूले से डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनकी पूरी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बराबरी और न्याय की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई, समानता की लड़ाई। और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बीपी मंडल के बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है मान्यवर कांशीराम। मान्यवर कांशीराम का पूरा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन सम्मान का आंदोलन था। तो समाजवाद के आंदोलन का नारा लगा करता था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी का की लड़ाई के साथ इज्जत की, स्वाभिमान की, सम्मान की लड़ाई इस देश में लड़ी गई। और उस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा आधुनिक भारत में बाद में चल करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, रामविलास पासवान जी हों, चाहे वो मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों, मान्यवर कांशीराम उस सब के बड़े एक आइकॉन थे जिन्होंने सबको बराबर का हिस्सेदारी दी। तो राजनीति में मान्यवर कांशीराम की राजनीतिक नर्सरी से बहुत सारे लोग निकले। उनमें से ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम जिनका जब भी मैं नाम लेता हूं तो बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उस कम्युनिटी से, जो कम्युनिटी कमेरा वर्ग की है, जो कम्युनिटी इस देश को, दुनिया को रहने लायक बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन उसको भी सम्मान और हक हिस्सेदारी नहीं मिला। उसकी लड़ाई लड़कर के मान्यवर कांशीराम की राजनीतिक प्रयोगशाला से निकले हुए ओम प्रकाश राजभर जिस पृष्ठभूमि से चलकर नेता बने, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अपने पूरे समाज में एक सम्मान का भाव पैदा किया, अपने पूरे राजभर समाज में एक आत्मसम्मान का भाव पैदा किया, उनका नेतृत्व पैदा किया। हम ओम प्रकाश राजभर की तमाम राजनीतिक कामों से उनकी आलोचना करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा पर हम एक सम्मान रखते हैं। जिस तबके से उठ करके उन्होंने एक पूरे तबके में आत्मविश्वास दिया, पूरे समाज को एकजुट किया, वो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। ओम प्रकाश राजभर से आप बहुत सारी जगहों पर असहमत हो सकते हैं कि जब वो बीजेपी में मंत्री बने, और मंत्री बने, पहली बार बीजेपी के साथ गए, तब चुनाव जीते, अपनी उनकी पार्टी है भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी, और उसमें जब मंत्री बने और 18 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद छोड़ दिया। और उसमें बड़ी वजह थी, उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। उनके बेटे की शादी थी, उनके घर आने का रास्ता पक्का नहीं था। उनके लाख मंत्री रहने के बाद वो रास्ता जब नहीं बना तो खुद फावड़ा लेकर उतर गए और वो रास्ता बनाने के लिए कोशिश करने लगे। लेकिन जब वो बात नहीं बनी और उस तरह से चीजें नहीं बनी, इस्तीफा दिया कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ आए। उन्होंने नारा दिया, चल सन्यासी मंदिर में। उन्होंने नारा दिया कि भाजपाई लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये भाजपाई वहां पर जितने दलित और पिछड़े हैं वो उनकी जूती साफ करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपाइयों की यहाँ जूती साफ करने नहीं जाएगा, सम्मान और अधिकार के लिए लड़ने जाएगा। और बीजेपी में रहने वाले दलित पिछड़े लीडर नहीं, लोडर है। वो सारी यात्रा पर एक वीडियो भारी पड़ गई। वही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटने पर बैठा करके माफी मंगवाया ब्रजेश पाठक ने। क्या ब्रजेश पाठक ने ऐसा किसी और नेता के साथ किया? क्या ब्रजेश पाठक जैसे किसी नेता ने, बीजेपी के किसी नेता ने किसी और नेता के साथ यह सलूक किया? क्या किसी और नेता के लिए उनके क्षेत्र के लोग नाराज नहीं हैं? क्या किसी और नेता के खिलाफ लोग वहां नहीं हैं? और अगर खिलाफ लोग हैं तो क्या घुटनों पर बैठाकर, गर्दन झुकाकर माफी मंगवाने का काम भाजपा के नेताओं ने और किस नेता के साथ किया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए और इस बात का सवाल पूछना चाहिए कम से कम पिछड़े समाज के उन लोगों से जो आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उन लोगों के सामने जब ये तस्वीर गई होगी तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस स्वाभिमान, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई हजारों साल की चली आ रही है, उस सम्मान की लड़ाई के बाद एक समाज अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी नेता को घुटने पर बैठकर माफी मांगने पर मजबूर किए जाने को कभी माफ नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर जी भले भूल जाएं कि खुद फावड़ा लेकर के सड़क बनाने गए, मंत्री होते हुए भी कुछ सुना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी भले भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी छोड़ दी उन्होंने और बीजेपी के साथ चले गए तो मंत्री नहीं बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर भले भूल जाएं कि मंत्री बनाने के पहले उनके ऊपर एक शर्त लगवा दी गई कि जाओ घोसी का उपचुनाव जीत कर आओ, जहां दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का विधायक पद छोड़ा है। ये शर्त और कितने नेताओं के साथ लगाई गई।
उसके बाद भी जब वो दारा सिंह चौहान हार भी गए, बीजेपी के दिल्ली में बैठे लोग लगातार ये दबाव लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं खासकर मुख्यमंत्री के ऊपर ये दबाव डालते रहे कि भाई आपको चुनाव 400 पार जीतने के लिए ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है। बात हुई होगी ना कि नहीं नहीं ओम प्रकाश राजभर ने बहुत खराब बोला है, गालियां दी हैं, बीजेपी के खिलाफ बहुत खराब बोला है, योगी आदित्यनाथ जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, सबके खिलाफ बहुत बुरा बुरा बोला है। तो इनको कैसे हम बीजेपी में शामिल करें? लेकिन फिर भी दिल्ली ने कहा कि हमें कौन बुरा बोला कौन भला बोला इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि हम किसी भी तरह येन केन प्रकार चुनाव जीतें। और चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये कोशिश की, और चुनाव जीतने के लिए जब उन्होंने ये कोशिश की तो यह कोशिश करने के बाद यह बात सामने आती है कि उतने के बाद भी बीजेपी ज्वाइन किया गया, मंत्री नहीं बनाया गया। लखनऊ वाले लोगों ने जब बहुत दबाव डाला तब ये समझ में आया कि अच्छा चलिए जब चुनाव बहुत करीब आ जाएगा तब हम उनको मंत्री बना देंगे। और उनको मंत्री बनाने के साथ यह बात सामने आई कि फाइल नहीं देख पाएंगे, और बिना फाइल देखे उनको मंत्री बनाया गया है। वो आज बीजेपी की तरफ से केंद्र में मंत्री हैं। जब अमित शाह से मिलने जाते हैं तो वही बीजेपी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, वह सारे लोग जब तस्वीर खिंचाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर के एक तरफ उनका बड़ा बेटा और दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा होता है। लेकिन बाप और बेटे एक साथ जब बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाएं तो ये परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद है। क्या वाकई ये राष्ट्रवाद है? क्या वाकई ये देश हित है? ये देश की जनता को कम से कम ये इतना मूर्ख तो किसी को नहीं समझना चाहिए। आप कहते हैं परिवारवादी एक तरफ हो गए हैं, तो उसी ओम प्रकाश राजभर के जो ओम प्रकाश राजभर जी केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं अरविंद राजभर जी, अरविंद राजभर जी को बीजेपी टिकट दे दी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? और अगर ये परिवारवाद है तो किसी और के परिवारवाद पर बोलने का कोई नैतिक साहस, कोई नैतिक आधार बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो। क्योंकि टिकट जो घोसी का दिया गया है वो अरविंद राजभर जी को दिया गया है, और वहां की जनता उनसे नाराज है। तो उस नाराजगी को दूर करने का जो तरीका अपनाया गया वो भारतीय राजनीति में अनूठा है। वो उस पूरे समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम करता है। जो समाज मेहनत करके काम करके अपनी मेहनत मजदूरी से जीवन जीता है, जो समाज की पूरी लड़ाई हक हुकूक हिस्सेदारी की है, जिस समाज की पूरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, जिस समाज की पूरी लड़ाई संविधान की है, वही संविधान की बात करने वाला समाज क्या अपने समाज के किसी नौजवान युवा नेता को घुटने पर बैठाया जाए और झुका करके गर्दन झुका करके कहा जाए मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी? मुझे लगता है कि यह माफी मांगने का अंदाज, ये सारी चीजें उस पूरे समाज पर बेहद नागवार गुजरेंगी। अरविंद राजभर जी के साथ ये जो अपमान हुआ, यह अपमान पूरा समाज नहीं भूलेगा। यह अपमान अरविंद राजभर जी का ही नहीं, यह अपमान ओम प्रकाश राजभर जी का है। मैं फिर से कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से निकले हुए नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी शून्य पृष्ठभूमि से पैदा अपने दम पर खड़े हुए नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। वो राजनीतिक फैसले भले जो लेते रहे, आज वो संविधान विरोधियों के खेमे में खड़े हैं, आज वो सामाजिक न्याय के विरोध करने वालों के खेमे में खड़े हैं। जो पार्टी के लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, जो पार्टी के लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, जो पार्टी के लोग 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्याय नहीं दिला पाए, जो पार्टी के लोग दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय करने में सबसे आगे हैं, जिस पार्टी के लोग गोलवलकर के हेडगेवार की विचारधारा को मानते हैं, जिस पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, उस पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए ओम प्रकाश राजभर जी। बाकी सब बर्दाश्त कर गए होंगे, लेकिन मेरा भरोसा और यकीन है कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब ये दृश्य साझा किया गया होगा कि उनके बेटे अरविंद राजभर को घुटने पर बिठा करके माफी मंगवाई गई, झुका करके, लेट नहीं गए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। यह अपमान ओम प्रकाश राजभर जी को चैन से सोने नहीं देगा। यह अपमान अरविंद राजभर जी को चैन से सोने नहीं देगा। और यह अपमान उस पूरे इलाके के दलित, पिछड़े, पीडीए के लोगों को वहां पे कैसे बर्दाश्त होगा? और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बात, इस पूरे दृश्य के साथ, इस पूरे घटना के साथ, इस पूरी बात के साथ जो झटका लगा है इस पूरे समाज के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वोट में तब्दील होगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूर्वांचल में होने जा रहा है।
आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।